चलिए तो चालू करते हैं अपन। क्या पढ़ने वाले हैं आज? ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स। यहाँ पे इसका टॉपिक लिखा है ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स। ठीक है, तो इसको जानने के पहले पता है बेसिकली क्या समझ लो। बेसिकली अपन लोग समझ लेते हैं डायबिटीज़, ठीक है ना। नॉर्मल फिजियोलॉजी समझो इसका क्या होता है। अपने बॉडी के अंदर क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये सब नोट्स में मैंने नहीं लिखा क्योंकि फिजियोलॉजी का पार्ट है, पैथोलॉजी का पार्ट है, इसलिए बस समझा दे रहा हूँ। ब्लड में ग्लूकोज लेवल बहुत बढ़ जा रहा है। क्यों बढ़ जा रहा है? क्योंकि इंसुलिन का कुछ नाटक हो रहा है, ठीक है ना। इंसुलिन क्या होता है बेसिकली, अपना जो पेनक्रियाज होता है ना, पेनक्रियाज से दो चीज़ निकलता है, एक इंसुलिन और एक ग्लूकागॉन, ठीक है। जो इंसुलिन होता है ना, वो सेल्स के अंदर ग्लूकोज को घुसवाता है, जबकि ग्लूकागॉन अपने ब्लड में ग्लूकोज को रखवाता है, ठीक है ना। तो मतलब ये ब्लड ग्लूकोज लेवल सिंपल से ही याद रखो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटवाने वाला इंसुलिन होगा और बाकी सब जैसे कि ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता होगा, सिंपल, ठीक है ना। तो अपने पेनक्रियास से क्या निकल रहा है? पेनक्रियास से निकल रहा है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। तो अपने को इंसुलिन बढ़वाना है तभी अपना ग्लूकोज कम होगा, और ग्लूकागॉन को घटवाना है तभी ग्लूकोज कम होगा, ठीक है ना, अपने ब्लड में। तो बेसिकली होता क्या है, डायबिटीज़ में दिक्कत क्या आता है, दो टाइप के डायबिटीज़ होते हैं, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 1 में जो अपनी बॉडी का जो पेनक्रियाज है ना, वो ही ख़राब हो जाता है। मतलब बेसिकली उसके जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के सेल्स, जो बीटा सेल्स बना रहे थे इंसुलिन, वो ख़राब हो जाते हैं बहुत ज़्यादा काम कर करके। तो ख़राब हो गए तो बेसिकली अपनी बॉडी इंसुलिन बना ही नहीं रही है, तो अपने अंदर इंसुलिन की कमी होती है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ को अपन लोगों को क्या देना पड़ेगा, डायरेक्ट इंसुलिन देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपनी बॉडी के पास कोई भी एबिलिटी नहीं है इंसुलिन प्रोड्यूस करने का। लेकिन दूसरा टाइप का डायबिटीज़ क्या होगा, टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में ऐसा नहीं होता कि अपने अंदर इंसुलिन बन नहीं रहा है, इंसुलिन पूरा बन रहा है, लेकिन वो जिस रिसेप्टर पे बाइंड करने जा रहा है ना, वो रिसेप्टर अब नखरा करने लगा है। मतलब क्या, बेसिकली उसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ गया है। जैसे मान लो पहले वो 1 ग्राम इंसुलिन से मान जा रहा था, 1 ग्राम इंसुलिन दो तो ग्लूकोज को अंदर ले लेता था, पर अब इसको 100 ग्राम चाहिए, 100 ग्राम इंसुलिन दोगे तभी अंदर होगा। मतलब बेसिकली अपने अंदर इंसुलिन तो है पर वो ग्लूकोज का एंट्री नहीं करवा पा रहा है। तो इसमें क्या होता है, अपन लोग ये करवाते हैं कि अपने बॉडी के अंदर ही इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़वा देते हैं या ग्लूकागॉन का प्रोडक्शन घटवा देते हैं, इसके थ्रू अपन लोग ठीक करते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में अपने को इंसुलिन तब तक नहीं देना होता है जब तक बहुत सीवियर केस ना हो जाए। तो इस सेक्शन बेसिकली इतना मैंने क्यों बताया, ये इसलिए मैंने बताया कि अपन लोग अभी पढ़ रहे हैं ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स, ठीक है ना। ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स तो ये किस केस में दिया जाएगा, टाइप 2 में। क्यों? क्योंकि ये ओरल वाले जो है अपने बॉडी के अंदर से इंसुलिन निकलवाएंगे या फिर उसकी जो सेंसिटिविटी है रिसेप्टर्स की उसको बढ़वा देंगे, तो उससे अपना काम हो जाएगा। जबकि टाइप 1 में अपने को क्या देना पड़ेगा, इंसुलिन। तो वो अलग वीडियो बनेगा उसका 5 नंबर का। इस वाला वीडियो में अपन लोग क्या टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस को बेसिकली फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब उसको ठीक करने का तरीका समझ रहे हैं। तो देखो, जब ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स होंगे ना, उसको अपन लोग 3 क्लास में बांट सकते हैं। क्या क्या होता है, एक ऐसे ड्रग्स जो कि अपने बॉडी में जो इंसुलिन बन रहा है उसको बढ़वाए, उसका सिक्रीशन और बढ़वाए, तो उसको अपन लोग क्या कहेंगे, इंसुलिन। अब यहाँ से याद करना है, वो सब तो था वो बेस बनाने के लिए था, उसको अपने हिसाब से तुम लोग एग्जाम में लिख सकते हो। जो लिखना है मेन वो यहाँ से चालू होता है। तो देखो, जो इंसुलिन सिक्रीट करवाए उसको अपन लोग क्या कहेंगे, इंसुलिन सिक्रीटागोन, ठीक है ना। फिर उस फिर उसके बाद आता है जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स है। पहले तो अपना इंसुलिन को सिक्रीट करवा दिए, इंसुलिन निकल गया। अब ये इंसुलिन कहाँ जाके, जो इंसुलिन अपन लोगों ने निकाला, इंसुलिन अच्छे से लिख देते हैं, ये कहाँ जाके बाइंड करेगा, अपने रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। तो रिसेप्टर पे जो बाइंड किया इसका सेंसिटिविटी, इसको सेंसिटाइज कर दो कि थोड़े से भी इंसुलिन में काम कर जाए। तो दूसरा क्लास ऑफ ड्रग क्या होगा, इंसुलिन रिसेप्टर सेंसिटाइजर। और तीसरा अपना हो जाता है मिसलिनियस ग्रुप, मतलब इसमें छोटे मोटे और ग्रुप्स आ जाते हैं। आसानी से याद हो जाएगा क्लासिफिकेशन, चिंता नहीं है। तो देखो फोटोज देखते चलो, पहला आ जाता है जो इंसुलिन सिक्रीट करवाया उसको क्या कहेंगे, इंसुलिन सिक्रीटागोन। तो इसके अंदर 3 आ जाते हैं। यूरिया का पैकेट दिख रहा है, तो ये क्या है, सल्फोनिल यूरिया। एक वीडियो आया था मैग्लेडॉन करके, इसमें बहुत बड़ी सार्क, एक नॉर्मल सार्क होती है, उससे मच 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 ग्रेटर एक सार्क पाई जाती है, उसको अपन लोग कहते हैं मैग्लेडॉन। तो ये मैग्लेडॉन से अपन लोग ने निकाला मैग्लिटिनाइट, ठीक है ना। फिर अब तीसरा आ जाता है, वो होता है यहाँ अपने लीवर पेनक्रियास पे एक्ट करने वाला ग्लूकागॉन 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, ठीक है ना।
ये अपन देखेंगे। इसमें ऐसे लीवर डाल देता है, इसमें डालना चाहिए था पेनक्रियाज पर। चलो ठीक है। तो पहला अपना क्लास क्या हो गया, इंसुलिन सिक्रेटागॉग्स। इंसुलिन सिक्रेटागॉग्स क्या करते हैं, अपने इंसुलिन का प्रोडक्शन को बढ़वाते हैं अपनी बॉडी में। तो इसके अंदर 3 क्लास आ गया। अपना यूरिया का पैकेट दिख रहा है तो सल्फोनिल यूरिया, मैग्लीडॉन साग दिख रहा है तो मैग्लीटिनाइड्स, और अपना तीसरा जो पेनक्रियाज से निकल रहा हो ग्लूकागॉन, मतलब ग्लूकागॉन लाइक रिसेप्टर एगोनिस्ट, ठीक है ना। दूसरा अपना आ जाता है रिसेप्टर को सेंसिटाइज करने वाला। अब देखो सेंसिटाइजर्स और मिसलेनियस में नंबर का गेम होगा। तो सेंसिटाइजर दूसरे नंबर से चालू हो रहा है तो 2 और 3 आएगा। 2 मतलब 2, 2 से अपन लोग क्या बोल रहे हैं, बाइगोनाइट्स, ठीक है ना। तो 2 का क्या हो गया, बाइगोनाइट्स। और 3, तो 3 से 3 दिख रहा है 3, तो थायोएजोलिडेंडोन्स, ठीक है, थायोएजोलिडेंडोन्स। ये अपना 2 और 3 हो गया। तो सिक्रेटागॉक्सिन में 3 आ गया। क्या क्या 3 आ गया, सल्फोनिल यूरिया, मैग्लीटिनाइड और GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। सीक्रेट सेंसिटाइजर्स में क्या 2 आ गए। एक तो अपना आ गया 2 से बाइगोनाइट्स, 2 से चालू हुआ, 3 पे जाओ, 3 पे आ गया थायोएजोलिडेंडोन्स, ठीक है ना। अब मिसलीनियस बचा, वही नंबर गेम मैंने बोला था, वहाँ पे 2 से चालू हुआ था, पर यहाँ से किससे चालू होगा, 1 से। तो 1, 2 और 4, तो 1 से क्या, 1 मतलब अल्फ़ा या ए, समझ रहे हो ना। दूसरा मतलब बीटा है ना, या बी। तो वैसे ही 1 मतलब अल्फ़ा हो, तो अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर, और 1 फर्स्ट लेटर क्या है, अमाइलिन एनालॉग, सिंपल। तो 1 से अपन लोग ने अल्फ़ा और ए से निकाला, अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर और अमाइलिन एनालॉग। 2 से अपन लोग ने क्या निकाला, 2, ये भी 2। तो देखो SGLT2 इनिबिटर, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इनिबिटर, और D2 डी डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, दोनों इनिबिटर एंटागोनिस्ट अपोजिट काम करने वाले, ठीक है। और 4 से अपन लोगों ने क्या बना दिया, DPP4 इनिबिटर। ये हो गया पूरा क्लासिफिकेशन। इतना भी लिखोगे तो अपना 2 से 3 मार्क्स तो 10 नंबर के क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो देखो क्लासिफिकेशन क्या हुआ, एक तो इंसुलिन सिक्रेटागॉग्स, दूसरा हो गया इंसुलिन सेंसिटाइजर्स, और तीसरा हो गया अपना मिसलेनियस। सिक्रेटागॉग्स के अंदर क्या आ गया, सल्फोनिल यूरिया, मैग्लीडॉन से मैग्लीटिनाइड, और अपने GLP-1 लाइक GLP-1 रिसेप्टर एगनिस्ट। और सेंसिटाइजर में आ गए 2 और 3 मतलब बाइगोनाइट्स और थायोएजोलिडेंडोन्स, ठीक है ना। मिसलीनियस में अपना वही नंबर गेन 1, 2 और 4। 1 से आ गया अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर और एमाइलिन एनालॉग, ठीक है। और 2 से क्या, 2 से अपना क्या आ गया, SGLT2 इनिबिटर, और दूसरा 2 का डोपामिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। और 4 से क्या हो गया, DPP4 इनिबिटर, समझ में। तो अपन लोग इस वीडियो में अपन लोग ये क्लासिफिकेशन समझे, डायबिटीज़ समझे ना, और ये पढ़ लेंगे बस। मतलब क्या, जो इंसुलिन सिक्रेटागॉग है ना उनको पढ़ लेंगे। तो सिक्रेटागॉग के अंदर 3 आता था, एक यूरिया का पैकेट आ गया, एक मैग्लीडॉन आ गया, और एक अपना क्या आ गया, बेसिकली GLP-1 लाइक रिसेप्टर एगोनिस्ट वाला, ठीक है। तो अपन लोग पहले चालू करते हैं सल्फोनिल यूरिया से। सबसे बहुत ज़रूरी, सबसे ज़्यादा ये दोनों है, एक बाइगोनाइट्स और दूसरा सल्फोनिल यूरिया। तो इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है ना। शायद मेट फॉर्मिंग पे मैं अच्छे से वीडियो फिर से एक छोटा सा बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको अलग से पूछ ही लेते हैं, तो देखते हैं। तो सल्फोनिल यूरिया के बारे में समझते हैं। तो सल्फोनिल यूरिया कैसे काम करता है, सबसे मेन काम समझ लो, इंसुलिन सिक्रेट करवा रहा होगा ना, तो सबसे मेन एक्शन जो इसका हो रहा होगा वो हो रहा होगा पेनक्रियाज पे। तो कैसे एक्ट करता है, तो अपन लोगों ने यहाँ ले लिया सल्फोनिल यूरिया, ठीक है ना। ये सल्फोनिल यूरिया बीटा पेनक्रियाज है ना, पेनक्रियाज के बीटा रिसेप्टर पे एक्ट किया, ठीक है। और जैसे ही एक्ट किया तो वहाँ पे जो पेनक्रियाज के अंदर पोटेशियम चैनल थे, ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल, वो ब्लॉक हो गए। तो ब्लॉक हो गए तो अंदर पोटेशियम इकट्ठा रह गया। अब पॉजिटिव चार्ज अंदर बहुत सारा बचा रह जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मैंने उस टाइम पुराने वीडियो में भी कुछ वीडियोज़ में बताया है। जैसे मान लो देखो, ये 0 मिली वोल्ट, ये -70 मिली वोल्ट। तो ये क्या है, इधर साइड जाते जाओगे तो क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन। और इधर साइड वापस आ रहे तो अपन लोग क्या कहेंगे, डीपोलराइजेशन, पोल्स के अपोजिट आ रहे हैं। तो अगर अंदर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन ऑफ बीटा सेल्स। कैसे हुआ, इंसुलिन अपन लोग ने सल्फोनिल यूरिया दिया, उसने बीटा रिसेप्टर को स्टिमुलेट किया, उसके कारण चैनल बंद हुआ, और चैनल बंद हुआ तो अंदर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा रह गया, तो डीपोलराइजेशन हो गया बीटा सेल्स का। अब बीटा सेल डीपोलराइज हुई तो फिर फट भी जाएगा, मतलब क्या, डीग्रेनुलेशन ऑफ बीटा सेल। और बीटा सेल के अंदर ही क्या होता है, इंसुलिन, तो इंसुलिन निकल जाएगा। और इंसुलिन निकलेगा तो क्या करेगा, अपना ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करा देगा सेल्स में, तो अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना सल्फोनिल यूरिया का मेन एक्शन पेनक्रियाज पे। इसके अलावा क्या, देखो एक पेनक्रियाज पे एक्ट कर गया,
अब किस पे एक्ट करेगा, पेरीफेरी पे। तो पेरीफेरी में क्या कराएगा, इंक्रीज द नंबर ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर्स, इंसुलिन के रिसेप्टर्स को बढ़ाएगा, तो उसके कारण क्या आराम से इंसुलिन उस पर एक्ट कर सकता है, तो इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी, बेसिकली रिसेप्टर को सेंसिटाइज कर दिया, तो उसका मतलब सेंसिटाइज नहीं कर रहा है, नंबर बढ़ा रहा है। जैसे मान लो 10 आ रहे थे, तो अगर एक पे काम कर रहा था वो मना कर दे रहा था, तो ये 10 अलग अलग जगह जाएगा तो कहीं ना कहीं तो एक्सेप्ट हो जाएगा ना, तो नंबर बढ़ा दिया तो सेंसिटिविटी बेसिकली बढ़ी गई अपना नेट। और इसके अलावा ग्लूकागॉन को घटवा देता है। तो सबसे मेन बस इसको याद रखो, इन दोनों को भूल जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, पेनक्रियाज की बीटा सेल से बाइंड किया, चैनल को बंद कराया, अंदर पॉजिटिव चार्ज बचा रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, डिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन से हो गया डीग्रेनुलेशन, और डीग्रेनुलेशन होने के कारण अपना बाहर निकल गया इंसुलिन, इंसुलिन निकला और ग्लूकागॉन को रोक दो और पेरीफेरी पे नंबर ऑफ रिसेप्टर बढ़ा दो, समझे। तो इसका फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होगा, तो ये फार्माकोकाइनेटिक्स सिंपल ये है कि इसको उतना समझना नहीं है, खाना खाए तो उसमें आराम से एब्जॉर्ब होता है, जब ब्लड में गया तो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड रहता है, इसलिए थोड़ा ही अमाउंट जाता है कहीं और, तो इसलिए लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, टिश्यू में कम जाता है, तो कम जाता है तो फिर एक्सक्रीट आउट ही हो जाएगा, तो लीवर में मेटाबोलाइज होके फिर यूरिन से एक्सक्रीट आउट, सिंपल। पहले अब्जॉर्प्शन, गुड प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, फिर लीवर में मेटाबॉलिज्म हुआ और लास्ट में यूरिन से एक्सक्रीशन हो गया, ये तो नॉर्मल ही है। तो फिर अपना देखते हैं एडवर्स इफेक्ट और ड्रग इंटरेक्शन, सिंपल। तो देखो एडवर्स इफेक्ट जो होगा वो क्या होगा, जो इंसुलिन सिक्रीटा का होगा ना, ये इंसुलिन बढ़वा दिया और जैसे ही इंसुलिन बढ़वाया तो अपने अंदर क्या है, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होने लग गया, ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाने लग गया, और सेल्स के अंदर जाने लग गया तो अपने ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो गई, तो उसको क्या कहेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, अब जैसे बॉडी इसको सेंस करेगा, बोलेगा भाई खाना की जरूरत है तभी ना ग्लूकोज आएगा, तो एपेटाइट स्टिमुलेशन होगा, और आदमी खाने लग जाएगा तो क्या वेट गेन होगा उसका, तो वेट गेन। और ज़्यादा ही अपने अंदर फिर अगर ग्लूकोज की कमी है तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स काम नहीं कर पा रहे तो बैक्टीरिया आराम से अपने आप में एलर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इससे याद कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करेगा, इंसुलिन ज़्यादा बन गया तो अपना पहला हो जाएगा क्या, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया के कारण अपन लोग खा रहे होंगे तो इंक्रीज एपेटाइट, और उसके कारण वेट गेन होगा और एलर्जी होने के चांसेस है, सिंपल। और चौथा अपना आ जाता है टेरेटोजेनिसिटी, ठीक है ना, सॉरी ये वार्निंग आ रही है, लेट रिकॉर्ड करें ना इसलिए, टेरेटोजेनिसिटी। तो अपना हो गया एडवर्स इफेक्ट। फिर अपन लोग देखते हैं ड्रग इंटरेक्शन। अभी तक क्या क्या पढ़े, बेसिकली अपन लोग अभी तक पढ़े कि अपना 3 ग्रुप होता है, इंसुलिन सिक्रीटागॉग, इंसुलिन सेंसिटाइजर और मिसलिनियस ड्रग। सिक्रीटागॉग के अंदर क्या क्या था, सल्फोनिल यूरिया, मैग्लीटिनाइड और GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। सेंसिटाइजर में क्या था, 2 और 3, 2 मतलब बाइगोनाइड, 3 मतलब क्या, थायोएजोलिडेंडोन्स। मिसलिनियस के अंदर क्या था, 1, 2 और 4, 4 से अपन लोग याद कर सकते हैं DPP-4 इनिबिटर्स, 2 से अपन लोग क्या याद कर सकते हैं SGLT2 इनिबिटर्स और D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, और 1 से अपन लोग क्या याद कर सकते हैं माइलिन एनालॉग और अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर, ठीक है ना। सबको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे अपन लोग, चिंता मत करो। सल्फोनिल यूरिया में सबसे मेन यही है, डीग्रेनुलेशन हो जा रहा है, उसका एडवर्स इफेक्ट तो अपने को पढ़ चुके हैं, इंसुलिन बढ़ रहा था, हाइपोग्लाइसीमिया और टेरेटोजेनिसिटी अलग चल रहा है, और हाइपोग्लाइसीमिया को जोड़ते जाओ। ड्रग इंटरेक्शन देखो, तो ड्रग इंटरेक्शन में क्या हो रहा है, बेसिकली कुछ मेजर ग्रुप्स ऑफ ड्रग, जैसे बीटा ब्लॉकर जानते हो ना, टीबी के ड्रग्स जानते हो, एंटी माइक्रोबियल जानते हो, एक एक्स्ट्रा आ गया वार्फरिन, इसको छोड़ दो बाद में पढ़ लेना। तो इन तीनों का ड्रग इंटरेक्शन पढ़ लो, बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। तो एंटी माइक्रोबियल जैसे सल्फोनामाइड क्या करता है, अभी अपन लोग पढ़ गया ना, ये प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इसकी अच्छी होती है तो ये कम जाता है टिश्यू में, तो इसको प्लाज्मा प्रोटीन से डिस्प्लेस करा देता है। तो डिस्प्लेस करा देता है तो ये, अब देखो जैसे मान लो प्लाज्मा है, इसको प्लाज्मा प्रोटीन के ऊपर चिपक के रहेगा, तो ये अपना एक्शन कम कर पाएगा तो अच्छा बात है, कम अपना ग्लूकोज का लेवल कम होगा। पर अगर अपन लोग दे दिए सल्फोनामाइड के साथ, है ना, एंटी माइक्रोबियल सल्फोनामाइड है ना, तो ये उसको प्लाज्मा प्रोटीन से डिस्प्लेस कराएगा, मतलब ये जो प्रोटीन में चिपका होता है वो बाहर आ जाएगा, और बाहर आएगा तो फिर उस पर सेल्स पे एक्ट करेगा और इंसुलिन ज़्यादा बनवाएगा तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो वही इसका प्लाज्मा में कंसनट्रेशन बढ़ा, उसके कारण क्या, नॉर्मल से ज़्यादा ही ग्लाइसीमिया कम हो जाएगा, तो सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया होगा। दूसरा अपना है बीटा ब्लॉकर। अब बीटा ब्लॉकर अपन लोग क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि जैसे मान लो हम लोग जब इसके साथ, ये बेसिकली क्या पढ़ते हैं अपन लोग, ड्रग इंटरेक्शन, मतलब ये जो अपना ये सल्फोनिल यूरिया है, इनको किन के साथ देने पे क्या हो रहा है, एंटी माइक्रोबियल के साथ देखने पे क्या हो रहा है, बेसिकली इसका ये सीवियर नॉर्मल से ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया प्रोड्यूस करवा दे रहा है। बीटा ब्लॉकर के साथ देने में क्या है, अब देखो जब भी हाइपोग्लाइसीमिया होता है ना, तो हाइपोग्लाइसीमिया अपनी बॉडी में कुछ सिम्टम साइंस प्रोड्यूस करता है कि ये देखो ये दिक्कत आ रहा है, वो दिक्कत आ रहा है। तो
जैसे प्रोपेनॉल हम लोग दिए, तो ये क्या करेगा, वो जो सिम्टम्स है ना उसको मास्क कर देता है। मास्क सल्फोनिलयूरिया इंड्यूस हाइपोग्लाइसीमिया कैसे मास्क करता है, जो सिम्टम है उनको मास्क करके। जैसे देखो, अगर ग्लूकोज कम होता तो अपना हार्ट को ग्लूकोज कम मिलता तो हार्ट जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता ताकि जल्दी जल्दी आए। पर अपन लोग जल्दी जल्दी ब्लड आएगा तो ग्लूकोज भी आएगा। पर अपन लोग ने दे दिया बीटा ब्लॉकर तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा वो, तो टैकीकार्डिया हो जाएगा, टैकीकार्डिया रुक जाएगा, दिखेगा ही नहीं, क्योंकि अपन लोगों ने क्या बीटा ब्लॉकर दिया। बीटा ब्लॉकर क्या करता है, बीटा 2 रिसेप्टर पे बाइंड करके ख़त्म, तो अपना ब्लॉकिंग बीटा 2 या बीटा वन पे बाइंड करके ख़त्म, तो अपना हार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है। दूसरा अपना है यही बीटा ब्लॉकर जो दे रहे हैं वो स्केलेटल मसल पे ही काम करके, अगर ट्रेमर अपन को पता चल जाता, जैसे मान लो ग्लूकोज घटा, ग्लूकोज घटते ही क्या हो जाएगा, या तो दिल की धड़कन बढ़ेगी या तो ट्रेमर आएगा। तो ये मास्किंग हो गया बीटा ब्लॉकिंग कारण, और ट्रेमर भी मास्किंग हो गया बीटा ब्लॉकिंग, समझो। फिर तीसरा ड्रग क्या है जिसके साथ ये इंटरेक्ट कर सकता है, वो है रिफैम्पिसिन, मतलब टीबी वाला ड्रग। तो इसमें ये क्या है, बेसिकली इंजाइम इंड्यूसर होता है, मतलब ये अपना लीवर होता है, लीवर के अंदर बहुत सारे इंजाइम होते हैं, तो इन इंजाइम को इंड्यूस करता है कि हाँ तुम और अच्छे से काम करो। जितना अच्छे से काम करेगा तो यहाँ पे जो ड्रग आ रहे हैं उनका मेटाबॉलिज्म उतना ज़्यादा होगा। तो वही बोल रहा है कि इंजाइम इंड्यूसर होते हैं तो उनका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, तो उसके कारण उसका इफेक्ट घट जाता है ड्रग का, तो डिक्रीज इफेक्ट। कन्फ्यूजिंग तो नहीं हो रहा ना, कन्फ्यूजिंग हो रहा होगा ना तो बेसिक पकड़ लेना फिर सिंपल। और एंटी कोगुलेंट का तो अभी पढ़ लिखे नहीं, ख़त्म, ठीक है ना। तो ये अपना हो गया सल्फोनिलयूरिया। अगर सल्फोनिलयूरिया को अपने को कंसाइज करना होगा तो क्या, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक्स, एडवर्स इफेक्ट, और अपना क्या ये ड्रग इंटरेक्शन। अपना जो इसका फंक्शन था वो कैसे था, पेनक्रियाज के बीटा सेल्स का डीग्रेनुलेशन करा देना बाय डीपोलराइजेशन, ठीक है। और पेरीफेरी पे नंबर ऑफ रिसेप्टर बढ़वा दो, और इंसुलिन बढ़वाया तो ग्लूकागॉन घटवा दो। ड्रग इंटरेक्शन में 3 मेजर ड्रग्स लिए थे अपन लोग, कौन कौन से, एंटी माइक्रोबियल्स, टीबी वाले ड्रग्स और बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर के साथ दिक्कत क्या है कि ये मास्क कर देगा, अगर अब हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है तो उसके सिम्टम्स को मास्क कर देगा। और अपना रिफैम्पिसिन के साथ क्या है, इफेक्ट घटवा देता है क्योंकि एंजाइम को इंड्यूस कर देता है तो उसका तोड़फाड़ ज़्यादा मच जाता है। और एंटी माइक्रोबियल से दिक्कत क्या है कि ये तो टॉक्सिसिटी करवा देगा अपने ब्लड के लेवल में, तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। फिर अपन लोग जाते हैं सल्फोनिलयूरिया के बाद मैग्नीडोन से मैग्नीटिनाइड। ऐसे सल्फोनिलयूरिया के एग्जांपल याद कर लो। पहला क्या पढ़े अपन लोग, पहले ही सबसे पहले सब मतलब बहुत बड़ी बात है, मतलब ग्लैमरस चीज़ है ये। तो ग्लैमरस से ग्लिम को पकड़ो, और ग्लिम मतलब क्या, ग्लिमिपेराइड और ग्लिपिजाइड, इसको याद कर लो, बाकी का तो बहुत अच्छे से ट्रिक दे देंगे। तो ग्लिमिपेराइड और ग्लिपिजाइड, ठीक है ना। ये किसके अंदर आ जाता है, सल्फोनिलयूरिया के अंदर। दूसरा अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नीडोन से मैग्नीटिनाइड एनालॉग। तो देखो मैग्नीटिनाइड है ना, तो इसी से निकला है ग्लिनाइड। तो अगर रोप से बांध दो ग्लिनाइड को तो क्या हो जाएगा, रोपाग्लिनाइड। और अगर अपना नताशा से बांध दो तो क्या बन जाएगा, नेटाग्लिनाइड, सिंपल। तो मैग्नीटिनाइड एनालॉग के अंदर दो आ गया, रोपाग्लिनाइड और नेटाग्लिनाइड, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, स्टिमुलर होता है सल्फोनिलयूरिया की तरह, ये पैनक्रियाज को स्टिमुलेट कर रहा होता है। तो देखो मैग्नीटिनाइड है, वही रिसेप्टर बीटा रिसेप्टर से बाइंड करेगा, एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल बंद हुआ, जैसे ही बंद हुआ तो क्या, पॉजिटिव चार्ज अंदर बढ़ा तो डिपोलराइजेशन हुआ, डिपोलराइजेशन के कारण डीग्रेनुलेशन हुआ और इंसुलिन निकल गया, सिंपल, सेम ही है। इसका फार्माकोकाइनेटिक्स वैसा ही है, एब्जॉर्ब हो रहा है जीआईटी में, किडनी पे उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, पर ये लीवर, इसलिए लीवर में इसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मतलब लीवर एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है। तो अगर किसी में लीवर डिजीज़ है तो उनमें ये नहीं देना है, क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म अच्छे से होगा नहीं, तो ये अपने अंदर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, या तो इफेक्ट ही नहीं लाएगा जो ज़रूरी इफेक्ट लाना है अपने को, समझे। इसका दिक्कत क्या है, सल्फोनिलयूरिया जब इसी की तरह काम करते हैं, छोटे ड्यूरेशन के लिए काम करता है, उससे कम ताकत, इसलिए अपन लोग ज़्यादातर सल्फोनिलयूरिया इसके दम पे इसके चक्कर में यूज़ करते हैं। पर यह है कि इसका यूजेस क्या हुई, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, या फिर अगर खाने के बाद ग्लूकोज बढ़ जा रहा है, मतलब पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया, तब अपन लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और एडवर्स इफेक्ट वही सेम है, हाइपोग्लाइसीमिया प्रोड्यूस करवा रहा है, उसके कारण भूख लगेगा, उसके कारण वेट गेन होगा, सिंपल। तो सल्फ मैग्नीटिनाइड में तो कुछ याद करने को नहीं है, जो ये पढ़े हो उसी को यहाँ पलटा दो। अंतर क्या आएगा ड्रग्स के नेम में, ग्लिनाइड से रेपाग्लिनाइड और नेटाग्लिनाइड से कर लो, ठीक है ना। मैकेनिज्म एक्शन सेम है, फार्माकोकाइनेटिक्स भी सेम है, बस ये याद कर लो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन लिवर डिजीज, और इसका यूजेस वही टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस और अपना पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया। लास्ट में अपना बचा GLP-1 एनालॉग,
ग्लूकागॉन लाइक वन पेप्टाइड वैसा। तो देखो ये जो ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड है ना, तो बेसिकली ये जो GLP-1 एनालॉग है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, इंक्रेटिन को, इसको अपन लोग समझेंगे आगे वाले ड्रग्स में। तो अभी के लिए बस इसको समझो, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड है ये। ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड ग्लूकागॉन नहीं है, ग्लूकागॉन जैसा दिखता है। तो इसका काम क्या होता है, खाने के बाद ये निकलता है अपने पेट से। जैसे देखो इंक्रेटिन है ना, अभी अपन लोग इंक्रेटिन का फंक्शन पढ़ रहे हैं, वैसे ही फंक्शन ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड का होगा, ठीक है ना। तो देखो इंक्रेटिन क्या होगा, गट से निकलता है खाने के बाद, ठीक है। जैसे खाना यहाँ पहुँचा तो इंक्रेटिन निकलना चालू हो जाएगा, जब यहाँ पहुँचेगा तो इंक्रेटिन फिर काम करवाएगा। क्या काम करवाएगा, ये बेसिकली इंसुलिन का सिक्रेशन कराता है, स्टिमुलेट ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन सिक्रेशन। मतलब क्या, जब खाना खाएंगे उसके बाद ही इंसुलिन का सिक्रेशन होना, और ये ग्लूकागॉन के सिक्रेशन को घटाता भी है, ठीक है ना। बस इसका स्ट्रक्चर ग्लूकागॉन की तरह, इसलिए इसका नाम अपन लोग लिख दिया ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड, समझे। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो गया होगा। ये समझो कि नॉर्मल कंडीशन में अपना जो स्टमक होता है ना, स्टमक से निकलता है क्या, इंक्रेटिन। और ये इंक्रेटिन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है अपने ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये इंसुलिन सिक्रेशन करवा रहा है और ग्लूकागॉन का सप्रेशन करा रहा है। कुछ को बढ़ा रहा है, कुछ को घटा रहा है, इंसुलिन को बढ़वा रहा है और सब ग्लूकागॉन डिप्रेस कर रहा है, ठीक है ना। तो ये मेन नहीं यूज़ किया जाता है GLP-1 एनालॉग, इसको साथ में यूज़ किया जाता है। किसके साथ में, और सबके साथ में। देखो ग्लाइसेमिक कंट्रोल, देखो बेसिकली ये रिडक्शन इन बॉडी वेट में इस्तेमाल किया जा सकता है, और रिडक्शन HbA1c, मतलब बेसिकली ग्लूकोज कम करवा दो अपने बॉडी में तो अपना बॉडी लिपिड इस्तेमाल करेगा, तो इसलिए बॉडी वेट रिडक्शन हो जाता है। तो बॉडी वेट रिडक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लूकोज को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, और ग्लूकोज को RBC से भी निकाल सकते हैं। तो HbA1c का रिडक्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है। यूजेस नोजिया, चलो ठीक है। ये याद करना है कि जो इंक्रेटिन है ना, उसका GLP-1 लाइक एनालॉग की तरह ही काम करता है। तो इसको किससे डिग्रेड किया जाता है, DPP-4 से। तो अपन लोग वही आगे पढ़ेंगे भी कैसे हो रहा है। तो एक फ़ोटो किस चीज़ का, टाइड का है, तो लिराग्लुटाइड, एक्जेनाटाइड और LB ग्लूटाइड। ग्लूटाइड याद करो, टाइड ग्लूटाइड 2 याद कर लो, उससे भी हो जाएगा, लिराग्लुटाइड और LB ग्लूटाइड, समझे। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजिंग हुआ होगा, तो ये इसका सिर्फ ये समझ लो कि जैसे इंक्रेटिन निकलता है ना गट से, वैसे ही इसका काम होता है। और इंक्रेटिन निकल के क्या कराता है खाने के बाद, अपने इसको इंसुलिन को सिक्रेशन को बढ़वाएगा, ग्लूकागॉन को घटवाएगा, सिंपल, ठीक है ना। यूज़ क्या हो, HbA1c को ठीक करो, ग्लूकोज को ठीक करो, बॉडी वेट को ठीक करो। एग्जाम्पल टाइड है, ठीक है ना।